स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण की बुक स्टार्ट करेंगे। सीटेट फर्स्ट पेपर देने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आप लोगों को पता ही है कि आपका जो ईवीएस वाला सेक्शन होता है उसमें 15 नंबर के आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने चैप्टर वाइज एक्सप्लेन रखा हुआ है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जिससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या आगे बनने की संभावना है। सभी यहाँ पर पॉइंट्स मैंने रखे हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं अध्याय फर्स्ट से। अध्याय फर्स्ट है देखिए कक्षा 5 की एनसीईआरटी की बुक में कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। फर्स्ट पॉइंट है, जानवरों में भी देखने, सुनने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख लेता है तो कोई हल्की हल्की आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। तो यहाँ पर देखिए आगे बताया जाएगा कि कौन से जानवर सूंघ कर पहचान पाते हैं, कौन से महसूस करके पहचान पाते हैं, कौन से देख कर, कौन से बहुत दूर से शिकार को पहचान लेते हैं। ये सभी पॉइंट्स आगे आपको बताया जाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट है यहाँ पर, कैसे पहचाने साथी को। चींटियां कैसे पहचानती हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने चींटियों पर कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियां को रास्ता मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी से एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, जिनसे नहीं बना हुआ वो आगे बनेगा। कोई भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है यहाँ पर। देखिए तो चींटियां एक दूसरे को कैसे कैसे पहचान लेती हैं। आपने घरों में देखा होगा चींटियां एक के पीछे एक लाइन बनाकर चलती हैं। तो कैसे पहचानती हैं, चींटियां कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे दूसरी जो चींटी होती है सूंघकर उनके पीछे पीछे आने लगती है। नेक्स्ट देखिए मच्छर कैसे पहचानते हैं। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। अब मच्छर देखिए आप कहीं पे भी हो काटने पहुंच जाते हैं तो कैसे पहचानते हैं ये हमको, हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की जो गंध होती है और हमारे शरीर की गर्मी से ये हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए रेशम का कीड़ा, यह अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। रेशम का कीड़ा कैसे पहचानता है अपनी मादा को, उसकी गंध से काफी दूरी से भी ये पहचान लेता है। ये देखिए रेशम का कीड़ा यहाँ पर मैंने दिखाया भी हुआ है। यहाँ पर फिगर के साथ सब कुछ पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि जब देख देख कर पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आती हैं। साथ ही देखिए क्लास 3 और 4 की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट हो चुकी है। 3 का केवल एक ही वीडियो है, 4 के आपके 2 पार्ट थे। जो भी ना देखे हो, देखना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से देख सकते हैं। इस पीडीएफ की बात करें तो अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अगर नहीं बना पाते तो इसका पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपका ये जो ईवीएस वाला सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। 15 नंबर आपके यहाँ से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पढ़ते हैं कुत्ता कैसे पहचानता है। सड़कों पर कुत्तों की अपनी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। अब देखिए कुत्ते जो होते हैं इनकी भी अपनी अपनी जगह बटी होती है। तो जो जिस इलाके का जो कुत्ता होता है वो तुरंत जान जाता है कि इस इलाके में किसी दूसरे इलाके का कुत्ता आया था। और कैसे जान पाता है, मल मूत्र की गंध से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर कुत्ता भी दिखाया हुआ है, सभी लोगों ने देखा होगा, डॉग, कुत्ता। नेक्स्ट देखिए, अक्सर हम किसी गंध से तब ज्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना ले तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती है। ये तो देखिए बिल्कुल सोचने वाला पॉइंट है। आप सभी लोगों के साथ ऐसा होगा कि जब हम किसी चीज से तब ज्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसे गंदा मानता है। अगर हमारा मन ही उसे गंदा नहीं मानेगा तो हम उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पक्षियों की आंखें, विभिन्न विभिन्न पक्षियों की अलग अलग तरह की आंखें होती हैं। यहाँ पर देखिए बताया जाएगा कि ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित होती हैं। दोनों ही देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर रखा है कि पक्षियों की जो आंखें होती हैं कहाँ होती हैं, सिर के दोनों तरफ एक तो होती हैं। दूसरी ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं तो अगर एक ही समय पे 2 जगह पर देख सकते हैं। साथ ही में देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि अगर ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो मतलब ये एक ही चीज देख रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कई सारे पॉइंट्स आपको दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा पक्षी से संबंधित है, 1 2 3 2 3 4 ऐसे करके पूछ लेगा। तो आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तब उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रखा है मैंने। ज्यादातर पक्षियों की आंखें
की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, पक्षियों की जो पुतलियां होती हैं घूमती नहीं हैं, वे अपनी गर्दनों को घुमाकर ही आसपास देखते हैं। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए क्लास 5 का जो ईवीएस वाला सेक्शन है ये 2 से 3 पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, उससे आपको समझ में आएंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, आज तो ये फर्स्ट ही पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर से देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। कौन कौन से पक्षी हैं? देखिए इनकी नजरें कितनी ज्यादा तेज होती हैं। चील, बाज और गिद्ध ये ऐसे पक्षी होते हैं जो हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी से देख लेते हैं। जो चीज हम 2 किलोमीटर से देखते हैं वो चीज ये 8 मीटर की दूरी से देख पाते हैं। मतलब 2 मीटर की दूरी से जो हम देखते हैं वो ये 8 मीटर की दूरी से ही देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। दिन में जो जानवर जगते हैं तो वो कुछ रंग देख पाते हैं, सभी रंग नहीं कह रहा है यहाँ पर, कुछ रंग देख लेते हैं। लेकिन रात में जो जगते हैं वो कोई रंग, केवल सफेद और काला ही देख पाते हैं। आगे बढ़ेंगे। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सांप में देखिए कान नहीं होते लेकिन वो सुन लेता है, अगल बगल अगर उसके कोई आवाज होती है तो सुन लेता है। तो कैसे सुनता है वो? जमीन पर जो कंपन होता है उसी के कारण वह सुन पाता है। आगे बढ़ेंगे। आवाजें अलग अलग, अलग अलग जानवरों की अलग अलग आवाजें होती हैं। जैसे जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबतों जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। अब देखिए पक्षी हो या जानवर हो, आवाजें तो अलग अलग निकालते हैं, हम भले उनको पहचान नहीं पाते लेकिन उनके जो साथी दोस्त होते हैं एक ही प्रजाति वाले जो होते हैं वो अपने साथियों की आवाजों को पहचान लेते हैं। जैसे जंगल में अगर कोई लंगूर बैठा है और किसी शिकारी को देखता है, जैसे शेर आ गया, चीता आ गया, तो ऐसी आवाज निकालेगा जिससे उसके जो साथी होंगे सभी जान जाएंगे और उनको संदेश मिल जाएगा। ऐसे ही पक्षी होते हैं, ये भी विभिन्न तरह की आवाज निकालते हैं। ये भी अपने पक्षियों में जो होते हैं ये भी आपस में बातें चीतें करते हैं, एक दूसरे को संकेत देते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज़। तो देखिए अलग अलग जो पक्षी होते हैं वो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। तो कुछ पक्षी खतरों का संकेत भी देते हैं। जैसे हमारे समाज में माना जाता है बिल्ली का रोना खराब माना जाता है, बिल्ली रो रही मतलब वो कुछ संकेत दे रही है। तो वैसे ही पक्षी भी होते हैं, ये भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं और खतरों का संकेत देते हैं। नेक्स्ट देखिए, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। मछलियाँ एक खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं? मतलब जल में मछलियाँ रहती हैं तो एक मछली दूसरी मछली को खतरे की चेतावनी बिजली तरंगों के माध्यम से देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसे मैंने अभी आपको बिल्ली वाला बताया, वैसे ही कुछ जानवर जो होते हैं तूफान या भूकंप आने से पहले भी अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। जैसे समुद्र में रहने वाले जो जानवर हैं उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो उनके संकेत को समझ लेते हैं। ऐसे ही जंगल में जो लोग रहते हैं वो जंगली जानवरों के संकेत को समझ लेते हैं कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, तूफान आने वाला है या भूकंप आने वाला है। तो ऐसे ही अलग अलग जानवर होते हैं, वो अलग अलग संकेत देते हैं। जैसे मछलियाँ यहाँ पर आपको बताया गया है कि बिजली तरंगों के माध्यम से ये संकेत देती हैं। नेक्स्ट, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वहां इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। तो यहाँ पर देखिए इन्हीं जानवरों के अलग अलग तरह की आवाज़ के कारण जो वहाँ आसपास लोग रहते हैं वो जान गए कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। इसीलिए 2004 में जो सुनामी आई थी अंडमान निकोबार के पास, तो वहाँ की आदिवासी जाति केवल जानवरों की आवाज़ के कारण उस जगह को खाली कर दिया था और वो लोग अपनी जान बचा पाए थे। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है देखिए ये कि दिसंबर 2004 में इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि कब सुनामी आई थी अंडमान निकोबार में। तो ये देखिए सन 2004 में, जिसमें एक खास आदिवासी जातियों ने अपने को बचा लिया था। नेक्स्ट, डाल्फिन। डाल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। सभी जानवर देखिए आपस में कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। जैसे चिड़िया होगी चू चू ही करती रहती है। विभिन्न जानवर जो होते हैं अपनी भाषा में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, भले हम लोग उसे समझ नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर देखिए वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि सभी जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है और अपनी भाषा में वो लोग आपस में बातचीत करते हैं। ऐसे डाल्फिन भी जो होती है ये भी एक तरह की आवाज़ निकालती है और ये एक दूसरे से बातचीत करती हैं। नेक्स्ट है, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे छिपकली सर्दियों के दिनों में अचानक कहीं गुम हो जाती हैं। अब इस टाइम आपको कहीं भी छिपकली देखने को नहीं मिलेगी।
ध्यान दीजिएगा कि गर्मियों में काफ़ी छिपकलियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आ जाता है ये अचानक कहीं गुम हो जाती हैं। तो देखिए कहीं गुम नहीं होती, बल्कि ये गहरी नींद में चली जाती हैं सर्दियों के दिनों में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कुछ जानवरों के सोने के समय यहाँ पर दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाय देखिए 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ आपका 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोता है और स्लाथ आपका 17 घंटे सोता है। स्लाथ एक जानवर होता है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे नीचे ही पॉइंट है इसका। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसमें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी इससे बनने को मिलता है। यहाँ पर देखिए स्लाथ, ये एक जानवर है, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए कितना सोते हैं, 17 घंटे। सोते कैसे हैं, देखिए पेड़ों में उल्टा सिर लटक कर मस्ती में सोते हैं, मतलब आराम से सोते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें कई सारे पॉइंट हैं। ये देखिए स्लाथ है, भालू जैसा दिखता है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये पेड़ के पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर चले जाते हैं, मतलब जब एक पेड़ के पत्ते इन्होंने चुका दिया तभी ये दूसरे पेड़ पर उछल कर चले जाते हैं। जब ये अपने पेड़ के पत्ते को खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर चले जाते हैं। पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट, लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये भी यहाँ पर बन सकता है कि इनकी जो उम्र होती है कितनी होती है, 40 वर्ष होती है, लगभग 40 वर्ष। अपने पूरे जीवन काल में लगभग कितने पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, तो लगभग 8 पेड़ों पर घूम सकते हैं। मतलब एक की पत्ती खाया, दूसरे में गए, दूसरे की खाया, तीसरे में गए, ऐसे ये लगभग 8 पेड़ों तक घूम आते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, देखिए कोई भी छोड़ने लायक नहीं है। एक सप्ताह में ये नीचे कितनी बार उतरते हैं, केवल एक सप्ताह में एक बार। किस लिए, शौच करने के लिए। ये देखिए आपका चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, बाघ अंधेरे में हमसे, बाघ से संबंधित है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, कई सारे पॉइंट इसमें भी हैं। बाघ आप सभी लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा कुछ लोगों ने। तो बाघ कितना देख सकता है, हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर ये देख पाता है। इसकी आंखें कितनी ज़्यादा अच्छी होती हैं, देखिए। बाघ की पूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा ये लोग देख पाते हैं, इनकी आंखें। तो रात में भी ये लोग शिकार ढूंढ लेते हैं। साथ ही में इनकी जो पूंछ होती है, अगर हवा में भी कोई कंपन, मतलब थोड़ा सा भी कंपन हुआ, तो ये लोग जान जाते हैं कि यहाँ पर शिकार है, ये बिल्कुल शिकार की सही स्थिति पर पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में आवाज़ अलग, और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अगर बाघ आवाज़ बदलता रहता है, अगर गुस्से में बुलाया, मतलब गुस्से में चिल्लाहा तो अलग आवाज़ निकालेगा, बाघिन को अपने पास बुलाना होगा तो अलग आवाज़ निकालेगा, कराहना होगा तो कराहेगा, कभी गुर्राएगा कभी कराहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि बाघ का जो गुर्राना होता है 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाघ से ही संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, जैसे कुत्ता मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। फिर उस इलाके में घुसना या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। मतलब ये अपने इलाके में मूत्र करके गंध वहाँ छोड़ते जाते हैं जो इनका इलाका हुआ। मतलब ये पूरा कब्जा है, मान लीजिए जहाँ चाहे इन्होंने मूत्र किया, वो उस इलाके को अपने कब्जे में कर लिया, और फिर उनकी मर्जी कि दूसरा बाघ वहाँ पर आ पाए या ना आ पाए। नेक्स्ट, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों से हिलने में हुई आवाज़ के अंतर को भाप लेता है। जैसे ऊपर अभी बताया ही गया कि बाघ जो होता है हवा में भी हुए कंपन को भाप लेता है, बाघ की जो पूंछ होती है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि हवा से पत्ते हिल रहे हैं या शिकार के झाड़ियों में छिपे होने से हिल रहे हैं, तो बाघ इसके अंतर को तुरंत भाप लेता है। बाघ के दोनों कार जो होते हैं बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ के आंखें भी देखिए काफ़ी अच्छी होती हैं, कान भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आसानी से ये अपने शिकार को पहचान लेता है। नेक्स्ट, हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। हाथी को देखिए दांतों के लिए मारा जाता है, उनके दांत काफ़ी ज़्यादा महंगे बिकते हैं। ऐसे गैंडे को सींग के कारण मार दिया जाता है, सींग के लिए। शेर, मगरमच्छ और सांप जो होते हैं इनको उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कस्तूरी हिरन थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन से जानवर किस लिए मार दिए जाते हैं, बेरहमी से उनका फिर व्यापार किया जाता है, ये सब गलत है, लेकिन ये सब किया जाता है। किसके लिए किया जाता है यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है देखिए,
हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना हो गया। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड। घाना कहाँ पर है, तो राजस्थान के भरतपुर जिले में। इन जंगलों में शिकार करना मना है। यहाँ के लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। यहाँ से देखिए आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। काफ़ी ज़्यादा लंबा था, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और काफ़ी अच्छा भी चैप्टर था। काफ़ी सारी जानकारी इससे आपको मिली होगी। नेक्स्ट है देखिए अध्याय 2 सपेरों की कहानी सपेरों की। फर्स्ट है इसमें कालबेलिया। कालबेलिया सपेरों की एक जाति होती है। जैसे सांप नचाने वाले आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक लकड़ी का लिए रहते हैं, उसमें सांप रहता है अंदर, वो उनको काटता नहीं है, वो बीन के माध्यम से उसको नचाते हैं। तो वही जो जाति होती है कालबेलिया, ये सपेरों की एक जाति होती है जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। देखिए वही पॉइंट आ गया जो मैंने आपको बताया। सांपों की पिटारी कांवड़ कहलाती है। जो मैंने बताया कि एक लकड़ी जैसे का डिब्बा लिए रहते हैं वो लोग, तो वही पिटारी क्या कहलाती है, कांवड़ कहलाती है। नेक्स्ट है देखिए सांप के डंक के निशान से ये जानने की कोशिश की जाती है कि किस सांप ने काटा। जब भी किसी को सांप काट लेता है तो किसी सपेरे के पास जाया जाता है तो उसके डंक के निशान से पहचानने की कोशिश करता है कि किस सांप ने काटा है, क्योंकि उसने देखा तो है नहीं कि कौन सा सांप है। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से एक दिखाया भी गया है यहाँ पर कि ये सपेरा बीन बजा रहा है और ये देखिए ये इसकी कांवड़ है और इसमें सांप बैठा हुआ है, ये इसके बीन के धुन पे नाचेगा। नेक्स्ट देखिए काफ़ी सारे बच्चे देख भी रहे हैं यहाँ पर। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि नाग, करैत, दुबोइया, अफाई में मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे देश में कौन सा ऐसा सांप पाया जाता है जो जहरीला होता है। नाम दे दिया जाएगा आपको और उसमें से आपको ऑप्शन करना होगा। तो नाग, करैत, दुबोइया, अफाई, ये 4 सांप आपके होते हैं जहरीले हमारे देश में। नेक्स्ट है सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को कम करने वाली दवाई सीरम दी जाए। याद रखिएगा कि सांप के जहर को कम करने की कौन सी दवाई दी जाती है, सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। सीरम बनाया कैसे जाता है, तो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। सांप के जहर को कौन काट सकता है, सांप का जहर ही काट सकता है। जैसे ही सपेरों को आपने देखा होगा, जब वो आते हैं जिस जगह पे सांप ने काटा तो बीन के माध्यम से उसी सांप को बुलाते हैं जिसने काटा हो। जब वही अपना जहर वापस लेता है तब वो वापस जाता है। तो ऐसे ही सांप के जहर के असर को खत्म करने के लिए क्या दी जाती है, दवाई सीरम दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनी होती है। नेक्स्ट देखिए बीन पार्टी के बाजे। जो बीन बजाते हैं उनकी एक पार्टी होती है, कई लोग भी उनमें होते हैं। तो उनके बाजे कौन कौन से होते हैं, बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल। ढोल के अलावा तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। मतलब ये जो खंजरी, तुम्बा, बीन ये होते हैं सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सांप किसान के दोस्त होते हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा। अब देखिए सांप जो होते हैं इन्हें किसानों का दोस्त भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े चूहे खेतों में आ जाते हैं तो सांप ही उन चूहों को खत्म करते हैं। उन चूहों से खेतों को की रक्षा सांप ही करते हैं, तो इसीलिए सांप को किसानों का दोस्त माना जाता है। नेक्स्ट देखिए कालबेलिया नाच, इन्हें सपेरों से संबंधित है। इसमें भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया एक नाच होता है, डांस होता है, इसमें सांप जैसी मुद्राएं करके ही डांस किया जाता है। तो यहाँ से ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे अध्याय 3 चखने से पचने तक। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। सामान्य भाषा में मतलब सामान्य तौर पर कह रहा है आप, कितना तापमान होता है हमारे पेट के अंदर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। उड़ीसा का कालाहांडी जिला। एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब भूखमरी से मर रहे हैं। कई बार तो यहाँ धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा में एक कालाहांडी जिला है, वहाँ पर चावल की पैदावार बहुत ही होती है। चावल का संबंध अगर पूछा लिया जाए और आपसे कई ऑप्शन दे दिया जाए उसमें उड़ीसा का कालाहांडी जिला हो तो आपको यही आंसर करना है कि यहाँ पर जो चावल की पैदावार होती है काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट चैप्टर आम खाएं 12 महीने, अध्याय 4 है। खाने की चीज़ों व उनके 1 से 2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय। यहाँ पर देखिए कुछ घरेलू उपाय किए गए हैं खाने की चीज़ों को 1 से 2 दिन बचाए रखने के लिए। आजकल तो फ्रिज चलती है, सब कोई फ्रिज में रख देते हैं और आराम से बची रहती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ घरेलू उपाय हैं। दूध को उबालते रहिए। ठंडी के मौसम में तो चल जाता है, लेकिन अगर गर्मी का मौसम हुआ तो आप उसे कई बार उबालिए, दिन में 2 से 3 बार उबाल दीजिए तो आराम से चल जाएगा। पके हुए चावल एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। जिनके पास फ्रिज नहीं होती गाँव में वो लोग ऐसा करते हैं कि एक बर्तन में पानी भरेंगे और उसमें
चावल रख देंगे, दाल रख देंगे, तो उससे उसको कुछ देर तक बचाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए हरा धनिया, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। प्याज लहसुन को देखिए गीले कपड़े में नहीं रखते, नमी से बचाना है, इसको खुले में रखना है। नेक्स्ट मामड़ी तांड्रा आम पापड़। आम पापड़ जो आम से बनाया जाता है, पके आमों से बनाया जाता है। देखिए इसको आगे बताती हूँ कैसे बनाया जाता है। अन्नयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर देखिए एक गांव है अन्नयपुरम, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कहाँ से संबंध है इसका, तो आंध्र प्रदेश से। आम पापड़ बनाने के लिए ज़रूरत की चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें आपको आम पापड़ बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेंगी, तो देखिए चटाई, कैजुरीना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी। आम पापड़ तैयार होने में 4 हफ्ते का समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए जब आम पापड़ तैयार करते हैं, यहाँ पर ये याद रखिएगा कि आम पापड़ को मामड़ी तांड्रा भी कहते हैं। आम पापड़ जब तैयार करते हैं तो जो पके आम होते हैं उसका जूस निकाल के तैयार किया जाता है। उसमें गुड़ और चीनी भी मिलाया जाता है ताकि वो मीठा हो, और उसका जूस निकाल के उसको धूप में सुखाया जाता है। इसीलिए इसमें 4 हफ्ते का समय लगता है, क्योंकि उसे सूखने में काफ़ी ज़्यादा का समय लगता है। नेक्स्ट देखिए शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में इसलिए सुखाया जाता है जिससे शीशियों की नमी न रह जाए। अब आप लोग अपने घर में ही पूछ सकते हैं बड़ों से जो अचार रखते हो, जब भी वो अचार रखते हैं तो जो डिब्बे होते हैं उनको धूप में ज़रूर रखते हैं। किस लिए रखा जाता है? क्योंकि उनके अंदर कोई नमी ना हो, नमी से अचार जो होती है वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट है आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाते हैं। अब अगर पका आम हम लेके रख लेंगे तो पूरे साल तो चलेगा नहीं, इसीलिए उसका अचार बनाया जाता है। अचार आपका कई साल तक चलता है। आम पापड़ बनाए जाते हैं, चटनी बनाई जाती है, टॉफ़ी बनाई जाती है, रस बनाया जाता है, जिससे ये काफ़ी दिनों तक रह सके। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है अध्याय 5 बीज बीज बीज। फर्स्ट पॉइंट है इसमें शिकारी पौधे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। देखिए मैंने आपको जब प्रैक्टिस सेट करवाया था ईवीएस वाला, PYQs करवाया था, उसमें ये नेपेंथिस आया था। मैंने आपको कहा भी था कि क्लास 5 की जब NCERT की बुक स्टार्ट होगी उसी में आपको नेपेंथिस मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये नेपेंथिस पौधा होता है, ये घड़े की आकृति का कुछ बना होता है। ये इसमें एक पत्ती जैसी ऊपर लगी होती है, जो जैसे इसमें कोई कीड़ा उड़ाकर फंस जाता है तो ये ढक्कन ऐसे इसका बंद हो जाता है, मतलब ये इसको खा जाता है, इसका शिकार कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए निपेंथिस से संबंधित आगे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि निपेंथिस इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर है। निपेंथिस के देखिए बारे में क्या दिया हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई सारे पॉइंट हैं, एक क्वेश्चन आपको इससे जरूर देखने को मिलेगा। इसका आकार लंबे घड़े जैसे होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आगे देखिए घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी आवाज़ से कीड़े खींचे चले आते हैं। ये जो घड़े जैसे का होता है इसमें से एक खुशबू निकलती है जिसकी आवाज़ वजह से कीड़े जो होते हैं खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये देखिए कई सारे पॉइंट्स हो गए आपके निपेंथिस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखिए वेलक्रो। वेलक्रो क्या होता है पहले मैं आपको बता देती हूँ। सैंडल आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी चप्पलों में, सैंडलों में होता है, वो जो चिपकाने वाला होता है, चर चर की आवाज़ करता है, चिपका दिया जाता है फिर खोल दिया जाता है, वही होता है वेलक्रो। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मिस्ट्रल ने 1948 में वेलक्रो बनाया। किसने बनाया? जॉर्ज मिस्ट्रल ने, जिनका संबंध कहाँ से है? तो स्विट्जरलैंड से है। वेलक्रो के दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। जो मैंने अभी आपको बताया, देखिए सैंडल है, ये जो देखिए यहाँ पर ये चिपका हुआ है, यहाँ पर जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन है ये आपका वेलक्रो है। बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वेलक्रो भी आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन कहाँ से आए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी देखिए एक क्वेश्चन बन जाता है। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। तो मिर्ची भारत में कहाँ से आई थी? तो देखिए पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। कहाँ से लाए थे इसको? दक्षिण अमेरिका से लाए थे। भिंडी काफ़ी आपकी अफ्रीका से आई है। गोभी और मटर यूरोप से आया है। चाय असम से आई है, याद रखिएगा, इसको नोट्स बना लीजिए। सोयाबीन आपका चीन से आया है। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा और मेथी ये सभी देसी हैं, मतलब हमारे देश भारत के ही हैं। यहाँ से देखिए चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो गया है आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। क्लास 3, 4, 5 की तीनों NCERT की बुक मैं आपकी कंप्लीट करवा दूंगी। 15 नंबर यहाँ से आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। साथ ही में इसके बाद मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। जो भी क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन छूटेंगे वो आपके प्रैक्टिस में वहाँ पर रख लिए जाएंगे, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी क्लास मिस मत करिएगा क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम है आपका जनवरी में है, टाइम है अभी से अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आप आराम से 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।